हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री सेक्शन से 1857 के विद्रोह को डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति से हर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए 1857 की क्रांति को हम सीएमई के नोट से पूरा डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन का हम आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह और इसमें हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देंगे। क्यों ये विद्रोह हुआ, इसका कारण, इसका उद्भव और विस्तार और इसका दमन किस प्रकार हुआ, इसके असफलता के क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या क्या हुए और इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सामान्य परिचय। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्थान बिंदु या युग विभाजक अध्याय के रूप में है। वर्ष 2007 ईस्वी में 1857 में हुए विद्रोह का 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तब संसद में विशेष अधिवेशन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसे एक व्यापक घटना के स्तर पर व्याख्यायित करने का प्रयास हुआ, लेकिन साक्ष्यों के समस्या के विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो ये सामान्य परिचय में हम लिखेंगे। इसके आगे 1857 के विद्रोह के संबंध में अध्ययन संबंधी प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला दिया गया है कि अधिकांशतः साक्ष्य का अंग्रेजी सरकारी दस्तावेज के रूप में होना, जो इस घटना को सिर्फ कुछ सैनिकों का विद्रोह बताते हैं। तो अंग्रेजी सरकारी दस्तावेज हैं, उसमें क्या कहा गया है कि ये जो घटना थी, जो 1857 की क्रांति थी, ये कुछ सैनिकों का विद्रोह था, कुछ सैनिकों के एक ग्रुप का विद्रोह था। ये अंग्रेजी दस्तावेज में ऐसा बताया गया है। दूसरा है कि 1857 को अब तक विद्वानों द्वारा राजनीतिक संदर्भों में ही ज़्यादा देखा गया है। राजनीतिक संदर्भों में ही ज़्यादा देखा गया है, आर्थिक या अन्य संदर्भों पर कम ध्यान दिया गया है। यानी कि 1857 के विद्रोह को सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा गया, आर्थिक या अन्य संदर्भ पे इसका ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः कई पक्ष अभी अधूरे हैं। अगर ब्रिटिश शासन भारत के संपूर्ण भाग में था तो दक्षिण में विद्रोह के साक्ष्य क्यों नहीं मिलते, इस पर भी शोध होना चाहिए। ब्रिटिश जो सरकार थी वो पूरे भारत पर उनका शासन था, लेकिन कभी भी आपने सुना है कि 1857 के विद्रोह का जो है वो दक्षिण भारत से रिलेटेड किसी प्रकार की घटना का आपको साक्ष्य मिला है, या किसी भी प्रकार की घटना को दक्षिण से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिला? नहीं, ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन में ही दिखाया गया है कि नॉर्थ इंडिया में ही 1857 की क्रांति हुई थी। तो इस पर भी शोध होना चाहिए कि अगर ब्रिटिश शासन भारत के संपूर्ण भाग में था तो दक्षिण में विद्रोह के साक्ष्य क्यों नहीं मिलते हैं। तीसरा है कि एक बड़ी समस्या यह भी है कि 1857 के स्वरूप को लेकर सिर्फ देशी एवं विदेशी विद्वानों के मध्य ही नहीं, वरन कई आधारों पर देशी विद्वानों में भी मतभेद है। अतः स्पष्ट है कि 1857 के स्वरूप को समझने के लिए इससे संबंधित विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन हो, यानी कि कई तरह के विद्वान है, देशी हो या विदेशी हो, इन सबके मत में अंतर देखा गया है। सभी में विभिन्न मतभेद देखने को मिलता है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1857 के क्रांति के विभिन्न पक्षों को देखना पड़ेगा। अब आते हैं 1857 के विद्रोह का कारण। तो 1857 के विद्रोह के कारण को हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण क्या था, इसका आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, सांस्कृतिक कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था और तात्कालिक कारण क्या था। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम इसको देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का अलग अलग कारण किस प्रकार था। तो राजनीतिक कारण में अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार की आक्रामक नीतियाँ, डलहौजी की हड़प नीति, तो ये जो था वो मुख्य राजनीतिक कारण था कि ब्रिटिश सरकार की जो आक्रामक नीतियाँ हो गई थी। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति जो हो गई थी। अंग्रेजी शासन के विदेशी चरित्र पर भारतीयों को विश्वास नहीं था और ब्रिटिश प्रशासनिक अनियमितताएं जैसे भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति। तो ये सारे जो थे वो राजनीतिक कारण थे जिससे कि 1857 का विद्रोह हुआ। अब आर्थिक कारण क्या था, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के दोषपूर्ण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का उद्देश्य भारत का कच्चे माल के स्रोत एवं निर्मित या तैयार मालों के लिए बाजार के रूप में विकसित करना। फलस्वरूप भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के संदर्भ में ऐसी नीतियां अपनाई गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो क्या हो गया, जर्जर हो गया। यानी कि कच्चे माल जो था यहाँ से ले जाया जाता था, वहाँ से उसको निर्मित करके, उसको तैयार करके यहाँ ले के उसे बहुत ज़्यादा दामों में बेचा जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे कृषि, उद्योग, व्यापार सभी में ऐसी नीतियाँ अपनाई गई जहाँ से कि यहाँ की व्यवस्था जो थी पूरी तरह से खराब हो गई तथा भारतीय हमेशा गरीबी तथा अकाल की भयावहता के शिकार हो गए। उदाहरण स्वरूप स्थायी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, नील की खेती, धन का निष्कासन। तो ये सारे जो थे वो आर्थिक कारण थे जिससे क्या हुआ कि 1857 का जो विद्रोह था ये उत्पन्न हुआ। सामाजिक कारण में अगर हम देखें तो परंपरागत भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया। तो जो ट्रेडिशनल भारतीय समाज था, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी था, या जो भी यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था थी, यहाँ की जो भी कल्चरल सिस्टम था, उसमें ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्या किया गया, हस्तक्षेप किया गया। भारतीय संस्कृति को हीन दृष्टि से देखा जाना, जो भारतीय हमारी संस्कृति है इसको ब्रिटिश के द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता था। 19वीं सदी में हुए विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भारतीयों में जागरूकता के प्रसार से समाज तथा संस्कृति के लिए लगाव बढ़ गया था। तो जो भी सामाजिक धार्मिक समाज सुधार आंदोलन हुए तो उससे क्या हुआ कि भारतीय में जागरूकता हुई, और जागरूकता होने से क्या हुआ कि यहाँ के समाज के प्रति, यहाँ के संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव बढ़ गया। उदाहरण के लिए अगर देखें तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित ला कैनिंग विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 1856 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन। तो ये सारे जो थे वो सामाजिक कारण थे कि जो इनकी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, कल्चरल इनका जो सिस्टम था, पारंपरिक इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उसमें अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तो ये सामाजिक कारण में हो गया। सैन्य कारण अगर हम देखें 1857 के विद्रोह का, तो भारतीय सैनिकों के साथ पक्षपात या भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के व्यापक भागीदारी के बावजूद वेतन, भत्ते, पदोन्नति में पक्षतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। यानी कि जो भारतीय थे ये व्यापक रूप से सैनिक में इनका भागीदारी था, सैनिक में ये थे, लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि इनके साथ वेतन में, भत्ते में या पदोन्नति में इनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यानी कि अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था भारतीय सैनिकों के कंपटीशन में। अगर हम देखें तो एक साधारण भारतीय सैनिक का वेतन 7 से 8 रुपये मासिक, भारतीय सूबेदार 35 रुपये मासिक, जबकि ब्रिटिश सूबेदार का 195 रुपये मासिक दिया जाता था। सामाजिक सांस्कृतिक विचारों में हस्तक्षेप, सिखों एवं मुसलमान आदि को दाढ़ी मूंछ काटने का आदेश नहीं करने पर निकाल दिया जाता था। 1857 के कुछ पहले अंग्रेजी शासन द्वारा लाए अधिनियम, 1856 का सेना एक्ट सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य, जबकि हिंदू धर्म के विरुद्ध मानते थे। 1854 का डाकघर एक्ट, इसके तहत पूर्व से मिल रही निःशुल्क पत्राचार सुविधा समाप्ति कर दी गई। तो ये सारे क्या थे, ये सारे सैन्य कारण थे जिससे कि 1857 का विद्रोह जो था वो इस 1857 के विद्रोह को सैन्य कारण ये सब हम मान सकते हैं। 1856 में डलहौजी द्वारा कुशासन का आधार बनाकर अवध राज्य का विलय कर दिया गया। तत्पश्चात इस क्षेत्र में ब्रिटिश शोषण बहुत बढ़ गया। उस समय की ब्रिटिश सेना में अधिकांश भारतीय सैनिक अवध राज्य से संबंधित थे। परिणामतः अपने लोगों के प्रति शोषण से रोष बढ़ा और विद्रोह का आधार तैयार हुआ। अब इसका तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो दिसंबर 1856 के अंत में ब्राउन्स बंदूक के जगह नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, जिसमें लगने वाले कारतूस गाय एवं सुअर के चर्बी से बना होता था, जो हिंदुओं एवं मुस्लिम सैनिकों के लिए आस्था का विषय था। परिणामतः दोनों धर्मों के सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सेना में विद्रोह कर दिया गया। तो ये विभिन्न पक्ष हुए 1857 के क्रांति के, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण। तो ये 1857 के क्रांति के कुछ अलग अलग पक्ष हुए जिससे कि 1857 की क्रांति हुआ। अब 1857 से पहले कुछ सैन्य विद्रोह तो देखते हैं। 1764 में बक्सर बिहार में विद्रोह किया गया। ये क्या था, तो इस समय अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिक टुकड़ियां विद्रोह कर बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम के गुट में शामिल हो गए। 1806 में बेल्लोर विद्रोह हुआ। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बार्लो के समय बेल्लोर के सैनिकों ने धार्मिक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह किया। 1824 का बैरकपुर में क्या किया गया, तो प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के समय बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने को लेकर विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहां जाने से उनके धर्म संस्कृति जो थी वो नष्ट हो जाता। तो ये सारे कुछ हैं जो कि 1857 की क्रांति से पहले ये सारे विद्रोह किए गए। अब इसका उद्भव, विस्तार और दमन देखते हैं। तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने नए कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी उसका विरोध किया। छावनी के अंदर मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अब कुछ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर
वहाँ के नेता क्या थे और वहाँ के प्रमुख बातें क्या थी, किस तिथि को वहाँ पे विद्रोह किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो जनवरी 1857 में देखें तो दमदम सैन्य छावनी पर विद्रोह किया गया। पहली बार चर्बी वाले कारतूस की खबर जो थी वो यहीं से फैली थी। फरवरी 1857 में बहरामपुर सैन्य छावनी में विद्रोह किया गया। मार्च 1857 में बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया। और इसकी प्रमुख बात यह है कि 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में कार्यरत मूलतः यूपी बलिया के ये थे। विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बाघ की हत्या हियरसे से की गई और उनकी जो फांसी थी वो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह किया गया और 1857 विद्रोह की व्यवस्थित प्रारंभ तिथि 10 मई मानी जाती है। 11 मई 1857 को दिल्ली से विद्रोह किया गया। बहादुर शाह जफर इसके नेता थे और अंतिम मुगल शासक जो थे। विद्रोहियों ने विद्रोह का प्रमुख नेता तथा हिंदुस्तान का सम्राट इन्हें घोषित किया। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर इन्हें रंगून भेजा गया और 1862 में जहां इनकी मृत्यु हो गई। बख्त खान के द्वारा भी विद्रोह किया गया था। बहादुर शाह सेकंड ने सेनापति बनाया तथा शाह ए आलम बहादुर जैसी उपाधि भी दी। 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया। 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहेब के द्वारा विद्रोह किया गया। पूर्व मराठा पेशवा थे। अंग्रेजों द्वारा इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया और इनका अन्य नाम था क्या था तो धुंधु पंथ था। तात्या तोपे के द्वारा विद्रोह किया गया। नाना साहेब के मुख्य सेनापति थे और मित्र के धोखा के कारण इनकी जो थी वो हत्या हो गई। अजीमुल्ला खान ये कौन थे तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। इन्हें क्रांति दूत भी कहा जाता है। तो ये सारे जो थे वो कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब, तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान। बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, फैजाबाद से मौलवी मोहम्मदुल्ला ने। अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु भी इन्हें कहा जाता है, मौलवी मोहम्मदुल्ला को। और क्रांति दूत किन्हें कहा जाता है तो अजीमुल्ला खान को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया। इनके पति राजा गंगाधर राव थे। कारण क्या था तो गोद निषेध सिद्धांत पर राज्य हड़प लिया जाना। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, मृत्यु ग्वालियर में हुआ। और ह्यूरो जो कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, इसने लक्ष्मीबाई के युद्ध एवं वीरता की प्रशंसा की। पटना से पीर अली ने विद्रोह किया। आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने, असम से मनी राम दीवान और कश्मीर से गुलाब सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र शाही और गंजाम से किसने तो राधा कृष्ण दंड सेन ने। इन सभी ने अलग अलग जगहों से 1857 का विद्रोह किया। अब विद्रोह का दमन एवं पतन के बारे में जानते हैं। तो 1857 का अब विद्रोह का दमन कुछ ही समय में हो गया। 1858 तक इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दमन की प्रक्रिया में तत्कालीन अंग्रेज सैन्य प्रमुख लॉर्ड कैंपबेल का प्रमुख स्थान रहा। इसने लखनऊ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद आदि में विद्रोह का दमन किया। कर्नल नील ने इलाहाबाद में हुए विद्रोह का दमन किया। अब विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ ये क्यों असफल हो गया, इसके कारण के बारे में जानते हैं। तो क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 में क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं मिली। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। तो पहला कारण था निश्चित उद्देश्य का अभाव। निश्चित उद्देश्य का इस क्रांति में अभाव था। तो 1857 के विद्रोह में सैनिकों, कुछ जमींदारों, किसानों तथा अन्य वर्गों की भी भागीदारी रही, लेकिन सबके भागीदारी के उद्देश्य अलग अलग थे। उद्देश्य के स्तर पर यह अस्पष्टता असफलता का एक कारण बना। तो इसमें तो जमींदार, किसान, सैनिक या अन्य वर्ग भी भाग लिए इस विद्रोह में, लेकिन सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए, सभी अपने अपने हित के लिए इस विद्रोह में भाग लिए थे। इसलिए इसका जो निश्चित उद्देश्य था, इसका जो लक्ष्य था, ये अस्पष्ट नहीं था। इस वजह से निश्चित उद्देश्य के अभाव में ये जो क्रांति था ये असफल बना। दूसरा है राष्ट्रीयता का अभाव। तो एक व्यापक भौगोलिक सीमा में होने वाले किसी विद्रोह के लिए राष्ट्रीय भावना का होना आवश्यक है, लेकिन 1857 की क्रांति के समय सैद्धांतिक स्तर पर राष्ट्रीयता का विकास न हो पाना विद्रोह के असफलता का कारण बना। तीसरा है कुशल नेतृत्व का अभाव। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर संचालित हुआ। तो क्षेत्रीय स्थल पर ही ये जो था वो 1857 का विद्रोह संचालित हुआ। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रमुख नेता माना तो गया, परंतु अपने उम्र एवं सीमित संसाधनों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर ये नेतृत्व नहीं दे पाए।
तो बहादुर शाह जफर को नेता तो बनाया गया, लेकिन ये इनकी उम्र काफ़ी हो गई थी और इनके पास सीमित संसाधन भी थे। इस वजह से क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं दे पाए क्रांतिकारियों का। इस वजह से क्या हुआ कि कुशल नेतृत्व का अभाव हो गया, जिससे कि ये असफलता का एक कारण बना। चौथा जो कारण है वो है संगठन का अभाव। तो किसी विद्रोह या आंदोलन के सफलता के लिए एक संगठन का होना अनिवार्य शर्त होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम आदि का प्रचार प्रसार होता है। 1857 के संदर्भ में इसका अभाव दिखा। यद्यपि कमल का फूल, रोटी जैसे प्रतीकों के माध्यम से विद्रोह की भावना को प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह जो प्रयास था वो था किया था ये सीमित ही रहा। तो यह क्या था कि संगठन का भी अभाव था। किसी भी आंदोलन को देखें तो उसकी सफलता के लिए क्या होता है, संगठन एक जरूरी चीज़ होता है, लेकिन 1857 के विद्रोह में संगठन का ही अभाव था। तो ये क्या हुआ कि एक तरह से ये असफलता का कारण बना इस विद्रोह का। पांचवा जो कारण है वो है मध्य वर्ग का उदासीन दृष्टिकोण। तो विश्व के विभिन्न आंदोलन या विद्रोह का नेतृत्व मध्य वर्ग, विशेषकर शिक्षित मध्य वर्ग द्वारा किया गया, जैसे 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1785 की फ्रांसीसी क्रांति आदि। लेकिन 1857 की क्रांति के समय मध्य वर्ग उदासीन या तटस्थ रहा। परिणामतः क्या हुआ कि क्रांति या विद्रोह को नेतृत्व नहीं मिलने के कारण असफलता मिली। तो उस समय के अगर विद्रोह को देखें इससे पीछे के, जो कि 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी, 1785 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें इस क्रांति का जो नेतृत्व किया गया ये विशेषकर मध्य वर्ग के द्वारा किया गया, शिक्षित मध्य वर्ग के द्वारा किया गया। लेकिन 1857 के क्रांति जब हुई तो ये इसमें जो मध्य वर्ग थे ये बिल्कुल तटस्थ रहे, ये क्रांति में बिल्कुल विभाग नहीं लिए। इससे क्या हुआ कि ये भी एक असफलता का कारण बना 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट है कि कुछ भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों का साथ। कुछ देशी रियासतों जैसे ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के समय अंग्रेजों का साथ दिया। इससे अंग्रेजों को विद्रोह का दमन करने में सहयोग मिला। तो कुछ यहाँ के भी राजा महाराजा थे वो भी अंग्रेजों का साथ देते थे। इस वजह से क्या होता था कि भारतीय जो थे वो कमज़ोर पड़ जाते थे, उनके सारे सीक्रेट्स अंग्रेजों को पता चल जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि कुछ भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों का साथ मिला। इसकी वजह से क्या है कि 1857 की क्रांति में सफलता नहीं मिल पाई। सातवां है विदेशी सहायता का अभाव। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जिस प्रकार 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना का समर्थन मिला, अगर उसी तरह 1857 के क्रांति विद्रोहियों को किसी देश से सहायता मिल जाता तो इस विद्रोह में सफलता मिल जाती। भारत की तुलना में ब्रिटिश पक्ष की मजबूती। तो 1857 के समय तक भारत में अंग्रेजों का एक व्यवस्थित शासन एवं संगठित सैन्य व्यवस्था स्थापित हो चुका था, जिसकी तुलना में विद्रोहियों की सैन्य शक्ति साधनहीन थी। परिणामतः क्या हुआ कि विद्रोह पर जल्द ही दमन कर नियंत्रित कर लिया गया, यानी कि संसाधन यहाँ पर सीमित था या ब्रिटिश के मुकाबले। यहाँ पे अच्छी सैन्य व्यवस्था और संगठित सैन्य व्यवस्था, अच्छी शासन इन्होंने स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे शक्ति जो थी, सैन्य शक्ति जो थी भारत की, वो साधनहीन थी, साधन की यहाँ पे कमी हुई। इससे वजह से क्या हुआ कि विद्रोह पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया गया, विद्रोह को दमन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त विद्रोहियों के कुछ रणनीतिक भूल भी असफलता के कारण बने। कुछ रणनीति में भी चूक हुआ, जिसके कारण विद्रोह जो था वो असफल हुआ। ये क्या रणनीति थे जो कि जिसमें भूल हुई, जैसे विद्रोहियों ने मेरठ के पश्चात दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उत्तर पश्चिम से दिल्ली की सुरक्षा नहीं, कारण पंजाब की तरफ से अंग्रेजी सेना कुछ महीने के बाद ही 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर ली। धीरे धीरे आगे चलकर क्षेत्रीय विद्रोहियों को समाप्त कर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। अब 1857 के विद्रोह का परिणाम और महत्व क्या क्या है, तो विद्रोह और परिणाम को भी हम अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और फूट डालो शासन करो। तो राजनीतिक कारण क्या है, तो मुगल शासन का अंत हो गया। राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि मुगल शासन का अंत हो गया, कंपनी शासन का भी अंत हो गया, सेना संबंधी परिवर्तन किया गया और रियासतों के प्रति भी नीति में परिवर्तन किया गया। आर्थिक अगर इसका परिणाम देखें तो पूंजी निवेश काल का आरंभ हो गया। सांस्कृतिक अगर इसका परिणाम देखें तो अहस्तक्षेप की नीति जो थी, और चौथा है फूट डालो और शासन करो। तो ये सारे परिणाम हुए 1857 के विद्रोह का। राजनीतिक कारण अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या था कि मुगल शासन का अंत हुआ, कंपनी शासन का अंत हुआ। तो मुगल शासन का अंत में देखें तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था।
सजा के रूप में इन्हें रंगून में निर्वासन हेतु भेज दिया गया, जहाँ की 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। 1857 के पश्चात जो था मुगल साम्राज्य का पूर्णतः जो था वो अंत हो गया। दूसरा जो राजनीतिक कारण है यह है कि कंपनी शासन का अंत हो गया। तो 1857 की घटना के पश्चात भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत में क्राउन के नाम पर शासन की शुरुआत हुई। 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक शासन अधिनियम लाया गया, जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गए। भारतीय शासन को देखने के लिए लंदन में इंडिया ऑफिस की स्थापना की गई एवं भारत का सचिव का पद सृजित किया गया। सेना संबंधी परिवर्तन क्या किया गया, तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन द्वारा पाल आयोग की नियुक्ति की गई। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न थी। तो पाल आयोग नहीं, यहाँ पे पील आयोग था, पील आयोग का गठन किया गया। तो इसकी जो सिफारिशें थी, महत्वपूर्ण सिफारिशें, वो क्या क्या थी, तो सेना में भारतीयों का अनुपात कम कर दिया गया। महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अंग्रेजों को, जैसे कि गोला, तोप, बारूद, ये सारे विभागों की जिम्मेदारी जो थी वो अंग्रेजी सैनिकों को दे दी गई। बाहरी अभियानों में अधिकांश भारतीय तथा घरेलू अभियानों में ब्रिटिश सैनिक का प्रयोग किया जाने लगा। नए सैन्य रेजिमेंट विकसित हुए, जैसे गोरखा, सिख, जाट आदि। रियासतों के प्रति नीति में बदलाव में क्या किया गया कि 1857 के विद्रोह में अपने क्षेत्रों को छीनने के कारण कई जमींदारों एवं देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। परिणामतः अब अंग्रेजों द्वारा अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई, जिससे क्षेत्र को मिलाने की जगह उस पर प्रभाव बनाकर साथ बनाए रखने का प्रयास किया गया। 1757 से 1813 सुरक्षित घेरा की नीति, यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी, जिसमें सहायक संधि का प्रयोग किया गया। और 1913 से 1857 तक अधीनस्थ पाठक नीति, अर्थात क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर मिलाना। इसमें प्रमुख नीति डलहौजी की हड़प नीति थी। तो ये सारे कुछ नीति अपनाए गए 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए, तो समाज एवं संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने ऐसा पाया कि सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध आदि के कारण भी जनता के कई वर्गों द्वारा विद्रोह हुआ। परिणामतः अंग्रेजों ने यथासंभव सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति पर बल दिया। तो यहाँ पे अंग्रेज ये समझ गए थे कि अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में हम दखलंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो विद्रोह हमें देखने को मिला। सती प्रथा हमने बैन किया तो इसमें विद्रोह देखने को मिला। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा, इसमें भी विद्रोह देखने को मिला। तो उन्होंने अब क्या किया कि विद्रोह 1857 के परिणामतः इन्होंने क्या किया कि जो सांस्कृतिक मामले हैं, सामाजिक मामले हैं भारत के, उसमें हस्तक्षेप करना इन्होंने कम कर दिया। अगला परिणाम है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। तो 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किए थे। अतः अंग्रेजों ने इस घटना से प्रभावित होकर इस एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। मुसलमान और हिंदू दोनों साथ साथ मिलकर 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। उदाहरण स्वरूप क्या हुआ कि जनगणना, ताकि हिंदू और मुसलमानों की गोलबंदी हो। अलगाववादी नेताओं को विशेष संरक्षण, 1909 के अधिनियम से सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग या पृथक निर्वाचन केंद्र आदि बनाया गया। तो ये सारे फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अपनाए गए। इसके आर्थिक परिणाम क्या थे, तो आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश काल का प्रारंभ। 1857 के विद्रोह के बाद रेल, तार आदि में पूंजी लगाया गया। वास्तव में आर्थिक लाभ हेतु यह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक नया कदम था। हालांकि जनता इस भ्रम में थी कि इससे भी उसका भी कुशल विकास होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी दृष्टियों से व्यापक था। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अब ये दिखावा करना शुरू किया कि हम यहाँ पे अपना पूंजी निवेश कर रहे हैं, यहाँ पे डाकघर बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, तार बना रहे हैं, तार लगा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ करके उन्होंने क्या दिखाया यहाँ के लोगों को कि हम यहाँ पे पूंजी निवेश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही फ़ायदा के लिए, अपने ही आर्थिक लाभ के लिए ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ के लोग भ्रम में थे कि यहाँ हमारे विकास के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। 1857 की एक क्रांति यद्यपि अपने तात्कालिक उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही, तथापि इससे आगे के आंदोलनों के लिए प्रेरणा मिली।
अब 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप किस प्रकार था, तो इसमें हम लिखेंगे भूमिका, इसके विभिन्न विचार और इसके निष्कर्ष। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के स्वरूप की चर्चा करें, किस प्रकार 1857 की क्रांति का स्वरूप था। तो भूमिका में हम देंगे कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में स्वरूप का प्रश्न सर्वाधिक विवादास्पद है। विवाद कई बिंदुओं पर है, जैसे यह सैन्य विद्रोह था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या दीर्घकालिक, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय। अतः आवश्यक है कि विभिन्न विचारों का तार्किक मूल्यांकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। विद्रोह से संबंधित विभिन्न विचारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। तो कई बार आप मेंस के क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति न तो प्रथम थी, ना ही अंतिम स्वतंत्रता संग्राम थी, इस प्रकार करके क्वेश्चन आया है। तो ये सारे जो विचार हैं, अलग अलग विचार की, यह एक सैन्य विद्रोह था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में पाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स किस प्रकार हम इसको बता सकते हैं, विभिन्न विचारों को किस किस स्वरूप के बारे में हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ब्रिटिश विचारक जिसमें अधिकांशतः विद्रोह में जन भागीदारी को सीमित रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय विद्वान जिनमें अधिकांशतः इसे स्वतंत्रता संग्राम या अन्य रूप में देखते हैं। हम विभिन्न प्रकार के विचारों को निम्नलिखित रूप में देख या समझ सकते हैं। सबसे पहले है विचारक। विचार क्या था, तो ये सैन्य विद्रोह, एक तरफ दिया है नाम और इनकी महत्वपूर्ण बातें और आलोचना। तो ब्रिटिश विचारक थे, इन्होंने माना है कि ये एक सैन्य विद्रोह था। नाम इनका है जॉन लॉरेंस और सीले, और इनकी महत्वपूर्ण बातें और आलोचना में देखें तो इनका मानना है कि इसमें न तो कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। आलोचना में देखें तो वास्तव में ब्रिटिश विचारक इसे सैन्य विद्रोह कहकर इसके स्वरूप को संकुचित करना चाहते थे। विद्रोह सैन्य एवं असैन्य दोनों प्रकार थे, जिसका प्रमाण है कि विद्रोह के दोनों पर मुकदमा चला था। तो ब्रिटिश जो विचारक थे जॉन लॉरेंस और सीले, ये मानते हैं कि ये जो था ये एक स्थानीय नेतृत्व था, ये जनसाधारण का समर्थन इसे प्राप्त नहीं था, स्थानीय नेतृत्व नहीं था इसमें। तो इस प्रकार ये मानते हैं कि ये एक सैन्य विद्रोह था, और सैन्य विद्रोह करके इस विद्रोह को संकुचित करना चाहते हैं। हिंदू विचारक ये ने माना है कि ये ब्रिटिश विचारक ये थे जिसने कि माना है कि ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इनका नाम है आउटरम टेलर। तो ब्रिटिश विचारक थे जिसने आउटरम टेलर, जिसने कि माना है कि 1857 का विद्रोह जो था वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आलोचना अगर देखें तो वास्तव में अंग्रेज ऐसा इसलिए कहते थे कि वे हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो था एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध, ये भी एक ब्रिटिश विचारक के द्वारा कहा गया है कि ये जो 57 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति, ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था। इनका नाम था रीच। आलोचना में देखें तो यह धर्म के आधार पर नहीं लड़ा गया था तथा अंग्रेजों की जीत किसी धर्म की हार या जीत नहीं थी। ब्रिटिश विचारक ने होम्स जो थे, इन्होंने कहा कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का ये संघर्ष है। और आलोचना में अगर देखें तो दोनों पक्षों ने ही बर्बरता का परिचय दिया। ध्यान से देखें तो अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा ही बर्बरता और सभ्यता का परिचय दिया था। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष के बारे में इसमें कहा गया है, यानी कि सभ्यता वो खुद को मानते हैं कि हमने सभ्य रूप से इस विद्रोह में विद्रोह किया है, जबकि भारतीय जो है वो बर्बरता पूर्वक इस विद्रोह में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर असल में देखें तो बर्बरता तो अंग्रेजों ने ही बहुत ज़्यादा किया था। तो इससे देखा जाता है कि दोनों पक्षों ने ही बर्बरता का उपयोग किया था। बेंजामिन इजरायली, ये जो नेता के विपक्ष थे, तत्कालीन पीएम थे ये पामस्टन, इसने क्या किया है तो अन्य ब्रिटिश से अलग इसके अनुसार यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह था जिसकी दीर्घकालिक प्रेरणा थी। तो ये क्या था, नेता विपक्ष थे, इस वजह से इन्होंने कहा है कि अन्य ब्रिटिश से अलग इनके अनुसार क्या है कि यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह था जिसकी दीर्घकालिक प्रेरणा थी। भारतीयों के द्वारा कहा गया है बीडी सावरकर के द्वारा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। महान विद्रोह कहा गया है अशोक मेहता के द्वारा। सामंती विद्रोह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कृषक विद्रोह कहा गया है मार्क्सवादी के द्वारा। सैन्य विद्रोह कहा गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो ये कुछ भारतीय विचारक हैं जिनके द्वारा 1857 की क्रांति के बारे में अपना अपना विचार इन्होंने दिया है। एस.बी. चौधरी के द्वारा कहा गया है कि सैन्य एवं असैन्य, इसमें दोनों तत्व शामिल थे। एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम था परंतु राष्ट्रीय नहीं।
इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम तो था, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं था, यानी कि ये कुछ क्षेत्र विशेष ही ये विद्रोह किया गया था। इन्होंने ही 1857 का सरकारी इतिहास लिखा है, जिसका नाम है 1857। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। पहले आरसी मजूमदार को सरकारी इतिहास लिखने को कहा गया था। आरसी मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया है, तो न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। मत के पक्ष या आधार देखें तो न तो प्रथम, मजूमदार के अनुसार 1857 के पहले भी इससे मिलते जुलते कई विद्रोह जैसे कि 1806 का विद्रोह हो चुके थे। इन सभी विद्रोहों में ब्रिटिश विद्रोह का स्वर था, अतः प्रथम नहीं माना जा सकता है। तो ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है कि न ही ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि उनके अनुसार ये कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा कि 1806 में भी विद्रोह हो चुके थे और उन सभी का जो स्वरूप था, उन सभी का जो स्वर था, वो ब्रिटिश का विरोध करना ही था। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ही जो था वो 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संघर्ष था या पहला संघर्ष था। न राष्ट्रीय के मत में इनके द्वारा क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र बहुत सीमित था, अतः इसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता है। और स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं कहा जा सकता है, तो इस विद्रोह में शामिल होने वाले सभी पक्ष अपने अपने उद्देश्यों से लड़ रहे थे। इस समय राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, इस कारण देश की स्वतंत्रता की भावना भी स्थापित नहीं हो पाई थी। अगर सिर्फ ब्रिटिश विरोध के कारण इस स्वतंत्रता संग्राम मान लिया गया, तो संथाल जैसे आंदोलन को क्यों ना स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति क्यों नहीं है, 1800 ये आरसी मजूमदार के द्वारा ये कहा गया है कि अगर सिर्फ ब्रिटिश विद्रोह करने के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम मान लिया जाता है 1857 की क्रांति को, तो संथालों ने भी ब्रिटिश का विरोध किया था, तो इसे भी स्वतंत्रता आंदोलन माना जाना चाहिए। तो ये सारे अपने पक्ष के आधार दिए गए हैं, अपने मत का आधार के रूप में इन सभी बातों को आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। तो अतः मजूमदार लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम था। अब इसमें समीक्षा और निष्कर्ष हम देखेंगे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप विश्लेषण में न सिर्फ ब्रिटिश एवं भारतीय इतिहासकारों बल्कि स्वयं भारतीय विद्वानों के बीच मत विभिन्नताएं हैं। वास्तव में इसके पीछे मूल कारण विद्रोह की जानकारी के संदर्भ में स्रोतों को सीमित उपलब्धता एवं उसकी संदेहास्पद स्थिति है। अतः जब तक समुचित मात्रा में स्रोतों की उपलब्धता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक विद्रोह के स्वरूप संबंधित विभिन्नताओं का निराकरण संभव नहीं है। यानी कि ब्रिटिश ही नहीं, जबकि भारतीय विद्वानों के बीच में भी मतभेद है 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर। इसका ये कारण क्या है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, सीमित उपलब्धता है स्रोतों की, इस वजह से इसके स्वरूप के बारे में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। और जब तक इस स्रोतों की उपलब्धता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक विद्रोह के स्वरूप के मत विभिन्नताओं को निराकरण करना संभव नहीं है। फिर भी निष्कर्ष के तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद एवं उसके द्वारा किए जाने वाले शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा असंतोष था। यह आकस्मिक विद्रोह नहीं था, वरन इसकी दीर्घकालिक पृष्ठभूमि थी। विद्रोह की राष्ट्रीय प्रवृत्ति तो नहीं थी, पर इतना अवश्य था कि इसके केंद्र में ब्रिटिश विरोध का स्वर था। साथ ही व्यापकता के संदर्भ में इसमें अन्य विद्रोहों की तुलना में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआत का संकेत मिलता है। जहाँ तक जन भागीदारी की बात है, यह सही है कि इसका नेतृत्व मुख्यतः सैन्य, जमींदार आदि वर्गों के द्वारा किया गया, पर उनके साथ मुख्य लड़ाकू आम जनता ही थी। अतः अपनी असफलताओं के बावजूद इस विद्रोह का महत्व इस बात में है कि इसने आगे के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए कई स्वरूप एवं प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। तो इस तरह से इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में हम लिख सकते हैं। निष्कर्ष पे हमने एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दिया। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी एस्पेक्ट्स को इस नोट्स में कवर किया गया है कि 1857 से रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन को आपके आंसर को आप लिख पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।